अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल से ये वीडियो ली गई है। ये आर्टिकल लिखा है एवी लॉयब ने। एवी लॉयब के बारे में मैं आपको बताता चलूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये लाइव सेशन के लिए वीडियो बनाई गई थी, इसलिए इस वीडियो में एडिटिंग नहीं होगी। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो कहानी होगी इंटरस्टेलर ट्रैवल की। यानी अगर हम सितारों के माबैन सफ़र करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी और किस किस्म के फ़वाइद हमें हासिल हो सकते हैं। यह आर्टिकल लिखा था, मैंने आपको बताया, एवी लॉयब ने, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने एक किताब लिखी है, बेस्ट सेलिंग किताब है, और उसका नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा उसकी एडिटिंग इस वीडियो में नहीं होगी, तो अगर गलत चीज़ बोल दी तो दोबारा बोलनी पड़ेगी। तो आप इस किताब को जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमने अपने सितारे से बाहर निकलना है और दूसरे सितारे की तरफ जाना है। इसे इंटरस्टेलर ट्रैवल कहते हैं। हमने इंटरस्टेलर ट्रैवल करना है तो हमें क्या चीज़ें नज़र आएंगी, स्पेशली हम डार्क मैटर के लिहाज से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको डार्क मैटर के बारे में मालूम नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी कायनात में 5% से भी कम मैटर मौजूद है, जिससे मैं बना हूँ, दुनिया बनी है, सूरज बना है, सियारे बने हैं। जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो मैटर से मिलकर बनते हैं। लेकिन तकरीबन 27%, कुछ जगहों पर 26% लिखा है, कुछ जगहों पर 24% लिखा है, कुछ जगहों पर 27% लिखा है, 27% के करीब हमारी कायनात में एक ख़ास किस्म का मैटर है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। इसे डार्क मैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, इससे किसी किस्म का इंस्ट्रूमेंट पकड़ नहीं सकता और हमें मालूम नहीं है कि ये किस चीज़ से मिलकर बना है। और बाकी रह गई डार्क एनर्जी जिससे हमारी कायनात मिलकर बनती है। हमारा ये ख्याल है, साइंसदानों का ये ख्याल है कि जिस तरीके से मैटर भी पार्टिकल से, एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना है, इसी तरीके से डार्क मैटर भी एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना होगा। यानी उसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर आप नीचे लेवल पर चले जाएं तो क्वार्क्स होंगे। लेकिन वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं करते, ना वो रोशनी से इंटरेक्ट करते हैं, ना वो और एलिमेंट्री पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं। इस वजह से हमें ब्लैक मैटर को डिटेक्ट करने में और उस पर रिसर्च करने में, उसको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। अगर हम अपनी सोलर सिस्टम से बाहर निकलें और ब्लैक मैटर या कायनात इंटरस्टेलर जर्नी की तरफ जाएं, तो यहाँ पर हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपको हैरान कर सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जब हम ब्लैक मैटर की बात करते हैं तो इस पेपर में, इस रिसर्च पेपर में लिखा गया है कि इनकी ही एक तहकीक है कि ब्लैक मैटर हमारी एयर से, हवा से 21 टाइम्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम हल्का है। और ब्लैक मैटर, मैं ब्लैक मैटर का वर्ड बार बार कह रहा हूँ, डार्क मैटर की बात हो रही है, और डार्क मैटर हमारी बॉडीज़ में से भी गुजर सकता है। तो हमारी बॉडी से गुजर है, इस दूरबीन से भी गुजर है, ज़मीन के अंदर से भी गुजर है, और डार्क मैटर 21 गुना हल्का है एयर से, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम डार्क मैटर की ग्रेविटी को बड़े स्केल पर देखें तो हमें इस ट्रैवल में बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि बड़े स्केल पर डार्क मैटर की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती है। मैं अगर सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ जाता हूं तो एज पर, सोलर सिस्टम के एज पर अगर मैं पहुंचता हूं तो आपके ख्याल में कितना डार्क मैटर होगा जिससे मैंने इंटरेक्ट किया होगा। इस पेपर में लिखा गया है कि जुपिटर से कुछ गुना ज़्यादा डार्क मैटर होगा जो कि हमसे इंटरेक्ट कर चुका होगा, लेकिन हमें अभी उसका इदराक नहीं है। अगर हम एक स्टार से दूसरे स्टार की तरफ जाते हैं, अपने नियरेस्ट स्टार की तरफ जाते हैं, तो हमें डार्क मैटर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा और हमारे स्पेसक्राफ्ट को भी डार्क मैटर का सामना करना पड़ेगा। पिछले दिनों नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें डार्ट स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, और
इस प्रोजेक्ट का, इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि कोई स्पेस रॉक आकर अगर हमारी ज़मीन को टकराए तो उससे पहले ही हम उससे कोई स्पेस क्राफ्ट टकराएं और उसका कोर्स, उसकी जो समत है वो बदल दें। ये एक्सपेरिमेंट किया गया और इसमें एक स्पेस रॉक के साथ एक सैटेलाइट को टकराया गया और उसके ऑर्बिट को चेंज किया गया और उस पर मुख्तलिफ रिसर्च की जा रही है। लेकिन अब फ़र्ज़ कीजिए कि बहुत दूर हमने इंटरस्टेलर स्पेस में, गैलेक्टिक स्पेस में, यानी अपने निज़ाम शमसी के बाहर दूसरे निज़ाम शमसी में हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया जो कि हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा है और हमें यह लग रहा है कि वो हमारी ज़मीन को आके हिट करेगा, और हम एक स्पेसक्राफ्ट निकाल देते हैं जो कि जाकर उसको हिट करे। लेकिन अब जब हमारा स्पेसक्राफ्ट निकलता हुआ, जाता हुआ स्पेस में जाएगा आगे, तो उसे सामना करना पड़ेगा डार्क मैटर से, और डार्क मैटर की ग्रेविटी की वजह से उसका जो स्टाइल है, उसका जो मूवमेंट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब हमें उसे करेक्ट करना पड़ेगा, उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसको हमेशा उस पर जाकर टकराना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी डार्क मैटर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा कि अगर हमने इंटरस्टेलर जर्नी करनी है या इवन डार्क मिशन की तरह जाकर किसी चीज़ को हिट करना है, और अगर हमें डार्क मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता नहीं है, ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ पर डार्क मैटर के लम्प्स ज़्यादा है, हमने उनको बाईपास करना है, उनसे दूर से होके जाना है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि डार्क मैटर को हम मॉनिटर भी करना चाहते हैं, उसकी एक प्रोफाइल भी बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपने सोलर सिस्टम के गिर्द डार्क मैटर की प्रोफाइल का पता होगा कि कहाँ पर डार्क मैटर है और कहाँ पर डार्क मैटर नहीं है, तो उस लिहाज से हमारे लिए आसानी होगी। हमने कुछ इंटरस्टेलर वॉयज भेजे हैं, जिस तरीके से आप वॉयजर 1 और वॉयजर 2 की बात कर रहे हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि मुस्तकबिल में भी हम ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जो कि जाते जाते डार्क मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करने की कोशिश करेंगे और पीछे हमें लेज़र के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे। ये चीज़ें इसी रिसर्च पेपर में लिखी गई हैं, और जब वो डार्क मैटर से गुजर रहे होंगे और वो किसी तरीके से उसको डिटेक्ट करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रहे होंगे, तो उस वक्त हम बहुत सी ऐसी थेरीज़ जो कि ज़मीन में बनाई गई हैं ग्रेविटी के लिहाज से, उसको टेस्ट कर रहे होंगे। मसलन एक थेरी है जिसे मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक कहा जाता है। इस थेरी में, मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स, इस थेरी में इसे MND भी कहा जाता है। ये बयान किया गया है कि डार्क मैटर सिरे से है ही नहीं, सिर्फ ग्रेविटी है, लेकिन ग्रेविटी की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो न्यूटन की दुनिया में भी ग्रेविटी थी, वहाँ पर डार्क मैटर नहीं था। न्यूटन ने डार्क मैटर को ना तो बताया था और ना ही उसने उसको जांचा था। तो वही चीज़ हम लेके आ रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि लो एक्सेलरेशन पर ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बिहेव करती है, इसलिए हमें लगता है कि शायद डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। ये थ्योरी ये कहती है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ग्रेविटी की इंटेंसिटी एक्सेलरेशन के साथ, चीज़ों की एक्सेलरेशन के साथ चेंज होती है, इसलिए हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत है। और जब ये स्पेसक्राफ्ट आगे जाएगा और डार्क मैटर को मैप करेगा और वहाँ की जो सेलेस्टियल बॉडी है उनकी एक्सेलरेशन भी देखेगा, तो हम इस थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ये थ्योरी कितनी ज़्यादा काबिल कबूल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम से 10 गुना फासले पर जाते हैं तो हमें ऐसे ब्लैक होल्स मिल सकते हैं जो कि भटके हुए हैं। तो हम अपने सोलर सिस्टम से निकले लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा आगे चले गए, तो हमें ऐसे ब्लैक होल्स मिल सकते हैं जो कि भटके हुए हैं, जो कि स्पेस में मूव कर रहे हैं। और हमारी गैलेक्सी में तकरीबन 100 मिलियन रोग ब्लैक होल्स है। रोग का मतलब ये है कि भटके हुए ब्लैक होल्स हैं और वो मिल्की वे में घूम रहे हैं। तो हमें ब्लैक होल्स को भी डिटेक्ट करने में आसानी होगी। और कई ब्लैक होल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके गिर्द सितारे, कंपेनियन सितारे भी होते हैं, तो वो सितारों के साथ मिलकर रक्स कर रहे होते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक स्पेसक्राफ्ट की तरफ जिसका नाम है गाया स्टार मैपिंग स्पेसक्राफ्ट। और इसका काम ये था कि इसने करीब के सितारों को मैप करना और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर के सितारों को मैप करना है। जब गाया
करीब के सितारों का डाटा ले रही थी, तो बहुत से रिसर्च ग्रुप इसके डाटा का एनालिसिस भी कर रहे थे और उनमें से 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप्स ने जब इसके डाटा का एनालिसिस किया तो उन्होंने ऐसे सितारे ढूंढे जिनके साथ ब्लैक होल जुड़े हुए थे और वो आपस में एक दूसरे के गिर्द घूम रहे थे। तो यहाँ पर जो रोग ब्लैक होल्स हैं उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके कंपेनियन, जिनके साथी सितारे हों, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक होल्स हमें ऐसे नज़र आएंगे जिनके साथ कोई भी सितारा जुड़ा हुआ नहीं है। ब्लैक होल को देखना पहले ही बहुत मुश्किल है और अब हमने जाकर रेडियो वेव्स की मदद से ब्लैक होल्स को देखा है। 2 ब्लैक होल्स हम देख चुके हैं, M87 का और अपने मिल्की वे का। लेकिन जो ब्लैक होल हम अब जिनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पेपर, अब जिस पेपर की बात कर रहा हूँ, ये पेपर तो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, लेकिन जिस पेपर ने हमें ये बताया कि 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ने उन सितारों को देखा था, वो ब्लैक होल्स के बारे में डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं ले सकते थे, क्योंकि 5 साल 10 साल पहले की बात है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लैक होल्स को जब ये डिटेक्ट किया करेंगे, जब स्पेसक्राफ्ट जा रहा हो अगर वो ब्लैक होल को डिटेक्ट करेगा, तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि डार्क मैटर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स वो ब्लैक होल्स होते हैं जो कि हमारे ख्याल में एक हाइपोथेटिकल, एक फर्जी ब्लैक होल्स हैं, जो कि बिग बैंग, बड़े धमाके के बाद जब हमारी कायनात बनी तो उसके कुछ अरसे के बाद वो ब्लैक होल्स बन चुके थे। यानी वो बहुत पुराने ब्लैक होल्स हैं। उन ब्लैक होल्स के ज़रिए हम समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लैक होल्स डार्क मैटर की शक्ल लेते गए। तो हम इस चीज़ को भी टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वाकई डार्क मैटर किसी किस्म के ब्लैक होल्स के साथ बना हुआ है जो कि बहुत अरसे पहले बना। फ़र्ज़ कीजिए कि स्पेसक्राफ्ट जा रहा है और उसने डार्क मैटर को डिटेक्ट कर लिया और अब हमने अंदाज़ा लगाया कि डार्क मैटर को हम इंजीनियर कर सकते हैं, हम उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। हमें पता चल गया डार्क मैटर किस चीज़ का बना हुआ है और अब जिस तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम स्टील से कर सकते हैं, कार्बन से कर सकते हैं, ग्रेफाइट से कर सकते हैं, हम डार्क मैटर के साथ भी चीज़ें बना सकते हैं। तो आपने डार्क मैटर को एज अ फ्यूल प्रोपेलेंट, एक फ्यूल के तौर पर आपने उसको इंजीनियर कर लिया। तो डार्क मैटर तो तकरीबन 27% है हमारी यूनिवर्स का। तो हमारी फ्यूल की, फ्यूचर की सारी डिमांड्स ख़त्म हो जाएंगी। आप ये कहेंगे ये तो बहुत दूर की बात है और बहुत फ़र्जी बात है, लेकिन याद रखिए कि साइंस हमेशा दूर की बातें सोचती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाती है। तो साइंस में दूर की बात सोचना बहुत ज़्यादा अहम है। ये ऐसा नहीं है कि हम गेसवर्क कर रहे हैं, हम तुक्के लगा रहे हैं, बल्कि हमें एक विजन देना होता है और फिर हमें लेकर चलना होता है कि हम उस तरफ टेक्नोलॉजी बनाएं। पिछली सदी में एक साइंसदान ने विजन दिया था कि ऐसा मोबाइल, ऐसा फ़ोन होना चाहिए जो कि हर वक्त जेब में हो। उस वक्त के लोगों ने सोचा था कि ये तो बहुत दूर की चीज़ है, तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज इस सदी में हमारे पास बच्चे के पास वो मोबाइल फ़ोन है। तो अगर आपने ऐसा फ्यूल बना लिया जो कि डार्क मैटर पर मुनहसर हो, उससे बना हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अब आप इंटरस्टेलर ट्रैवल करना आपके लिए बहुत आसान होगा, आपको हर जगह वो फ्यूल मिल रहा होगा। फ़र्ज़ कीजिए आप ऐसे जहाज़ बना लेते हैं, आप ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं जो कि डार्क मैटर पर बेस कर रही है। तो डार्क मैटर को तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें उम्मीद है कि कई ऐसी सिविलाइजेशन ऐसी होंगी स्पेस में जो कि हमारे बनाए हुए हथियारों को, हमारे बनाए हुए स्पेस क्राफ्ट्स को, हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त हम डार्क मैटर पर अबूर हासिल कर चुके होंगे। हम डार्क मैटर से वो ही चीज़ें बनाएंगे, तो हम जो टेक्नोलॉजी बनाएंगे वो भी बड़ी आसान है। इसी तरीके से उस टेक्नोलॉजी को हम कैमोफ्लेज कर सकते हैं। कैमोफ्लेज इसलिए कर सकते हैं कि वो डार्क मैटर से बनी होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कैमेलियन कैमोफ्लेज करता है। तो डार्क मैटर जब ज़मीन से हर वक्त गुजर रहा है, तो ना ही उसका ज़मीन से, जब वो ज़मीन से गुज़रता है, पानी में कोई स्प्लैश होती है। कभी आपको नज़र आया कि पानी में छींटे पड़े हों कि डार्क मैटर यहाँ से गुजरा है? ना ही हवा में आपको कोई जन की आवाज़ आती है, किसी किस्म की कोई ऐसी इंडिकेशन हमें नहीं मिलती। इसलिए कैमोफ्लेज के लिए डार्क मैटर से बनाए गए जहाज़ों के बारे में इस पेपर में भी लिखा गया है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक जंगल में जाते हैं और उस जंगल में जब आप बाहर खड़े हैं
तो आपका ख्याल है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो आपको बहुत सारी नई स्पीशीज़ नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा जब हम इंटरस्टेलर स्पेस में जाएंगे। ये एक जंगल है अननोन स्पीशीज़ का। हमें यहाँ पर नई नई चीज़ें नज़र आएंगे, नए नए ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे, नए नए प्रोसेसेस नज़र आएंगे। हमें यहाँ पर नए नए किस्म की ऐसी चीज़ें भी नज़र आएंगी जो अभी तक हमने डिटेक्ट नहीं की। अभी रिसेंटली मैंने ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाई हैं, ऐसे मटेरियल्स हमें मिलेंगे जो कि हमने अभी तक डिटेक्ट नहीं किया, जिस तरह चाम कॉक है और बहुत से ऐसे कॉक्स हैं, और उन पर बेस करते हुए हमने ऐसे मटेरियल्स डिटेक्ट करने हैं। हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो हमारे लिए ये भी अच्छा होगा कि हमें नई नई चीज़ें नज़र आएंगी और हम उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। मसलन दूसरे सोलर सिस्टम से, दूसरे सितारों से होती हुई कुछ चीज़ें हम तक पहुँची भी हैं। अगर आप इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स में 2I बोरिसोव एक कॉमेट था जो कि कुछ अरसे पहले ज़मीन से गुजरा। फिर दो दो मेटेरॉइड्स आए, IM-1 और IM-2, मैंने इनके नाम भी लिखे हुए हैं। और ओमामा, ये तो अभी रिसेंटली एक रॉक आई जो फ्लैट थी, जिसको हम समझ रहे थे कि ये तो किसी किस्म का स्पेसशिप है, एलियन स्पेसशिप है, लेकिन वो कॉमेट था और उसकी टेल नहीं थी। तो हम तक बहुत सी ऐसी चीज़ें पहुंची जो हम देख के हैरान रह गए और हम सोच रहे थे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये कॉमेट कैसा है जिसकी टेल नहीं है, और इसने सूरज का ऑर्बिट किस तरीके से यूज़ किया है, इसका ऑर्बिट कैसे है, और वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हमें बता रहा था। तो हमें नई साइंस के मिलने की भी उम्मीद है, हमें नई फिज़िक्स के मिलने की भी उम्मीद है। मैं आपको आखिर में लेकर चलता हूँ एक प्रोजेक्ट की तरफ जिसका नाम है गैलीलियो प्रोजेक्ट। एवी लॉयब, जिनकी मैंने बात की, जो कि डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के भी, और जिनकी बात की थी हमने किताब की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के बारे में शुरुआत में, वही इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं। और इस प्रोजेक्ट का काम क्या है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है जो कि मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे कर रही है कि हमें किसी तरीके से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मिल सके, हमें एलियंस मिल सकें। उसके लिए हम AI बेस्ड मुख्तलिफ प्रोब्स भी बना रहे हैं, उनको भी भेज रहे हैं। हम मुख्तलिफ किस्म के रिसीवर्स भी बना रहे हैं, एंटीनास बना रहे हैं, और उससे भी उनके सिग्नल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ एक और पूरा ग्रुप है जिसे सेटी ग्रुप कहा जाता है। इस पर मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। मैंने बनाई नहीं है, अमूमन लोग कहते हैं कि आप हर वीडियो के बारे में ये कहते हैं कि मैंने बनाई है। सेटी पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये सारे के सारे मिलकर ऐसी लाइफ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरे सोलर सिस्टम से हम तक आए हों, क्योंकि उनमें हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, और फिर उन सोलर सिस्टम को समझने की भी ज़रूरत है। मैं आखिर में आपको यह भी बताता चलूँ कि हमारा ओर्ट क्लाउड, हमारा सोलर सिस्टम एक पूरे बबल में कैद है। वो बबल, उसके एंड पर मुख्तलिफ कॉमेट्स हैं। तस्वीरें यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस वीडियो को लाइव किया गया है, तो आपको तस्वीरें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आप समझ लें कि हमारा सोलर सिस्टम एक बबल के अंदर है, उसे ओर्ट क्लाउड कहा जाता है, और उसके एंड पर कॉमेट्स हैं, स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं जो कि आइस की बनी हुई हैं। अब उसमें गैसेस भी मौजूद हैं, आइस भी मौजूद है। अब ये बबल स्पेस में जा रहा है, लेकिन स्पेस में ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, और वो भी हमारे इस बबल के साथ आके लग रहे हैं। तो ये भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है कि जब स्पेस इतनी ज़्यादा घनी है और उसमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारा ओर्ट क्लाउड भी स्पेस में जा रहा है, तो वो जो इंटरेक्शन होता है बाहर की बाउंड्री का, जहाँ पर बहुत से कॉमेट्स हैं और स्पेस से मुख्तलिफ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और वो आकर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ एक छोटा सा हमें अहाता किया गया है कि हमें इंटरस्टेलर जर्नी क्यों करनी चाहिए और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डिटेल में इन चीज़ों को नहीं देखा गया, और ये भी बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं जो कि मैं सोच सकता हूं, लेकिन वो इस आर्टिकल में डिस्कस नहीं किए गए। लेकिन ये एक आर्टिकल था जो कि मैंने समझा कि आप तक पहुंचाऊं, और इस तरीके से अब जितने भी साइंसदान हैं जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम इनके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे भी, हम इनके आर्टिकल्स को भी देखेंगे कि इन्होंने लेटेस्ट क्या बात की है, और मैं इस तरीके के लाइव सेशन में आपके पास वो आर्टिकल्स इंशाल्लाह लेके भी आऊँगा। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इनको दूसरों तक पहुँचाइए, और इस मोबाइल को
इस कैमरे को मैंने ऑफ भी खुद करना है।